हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए हम अपने नेक्स्ट राजवंश पे चलते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल टाइम पास नहीं करती हूँ। मुझे होता है कि मैं आऊँ, फटाफट पढ़ाऊँ और जाऊँ, क्योंकि आपका भी टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे। तो प्लीज़ यार, मैं बोलती नहीं हूँ सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करने के लिए। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब और कमेंट करना, क्योंकि उससे मुझे अच्छा लगता है। इसलिए चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट राजवंश, जो कि है गर्दभील वंश। ठीक है। इसमें देखिए, इसमें एक तो सप्त गर्दभील होते हैं, मतलब 7 शासक होते हैं। यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कर लेते हो, ये शासकों के नाम है और ये उनका जो हमारा इंट्रो होता है वो है। तो मैं एक बार आपको शासक दिखा देती हूँ कौन कौन से हैं। एक तो गर्दभील, जिनको महेंद्र द्वितीय, गंधर्व सेन भी कहते हैं, नाइल, भरथरी, नाइंद्र, विक्रमादित्य, धर्मादित्य और भाईल, मतलब ये 7 शासक हैं। ठीक। और ये जो राजवंश है, ये जिस टाइम पे भारत में मौर्य थे, उस टाइम पे एमपी में गर्दभील वंश था। तो मौर्योत्तर काल के कालीन शासक हैं। ठीक है, सॉरी, राजवंश है। इनका क्षेत्र कहाँ है? तो मालवा में इनका क्षेत्र है। जैसे कि अगर आप मालवा देखें तो आपको पता ही होगा कि मालवा यहाँ पे है। ठीक है, मालवा में इनका क्षेत्र है। दूसरा, इनकी राजधानी कहाँ है? तो उज्जैन में इनकी राजधानी है। संस्थापक कौन है? तो गर्दभील इनके संस्थापक है। इसका समय क्या है? 100 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व ही है या 1000 ईसा पूर्व है, ये मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। शायद या तो मैंने ही गलत लिख दिया होगा। कोई बात है, अगर नेक्स्ट वीडियो में होगा तो मैं इसे करेक्ट कर दूंगी। संस्थापक देख लीजिएगा, गर्दभील। अगर आपको इसमें डाउट हो ना, तो आप 100 ईसा पूर्व भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप लिख सकते हो समय 100 ईसा पूर्व, मतलब जो ईसा मसीह थे उनके 100 वर्ष पहले की बात है। ठीक है, और 100 ईस्वी के बाद की बात है, ईसा पूर्व ईस्वी। और संस्थापक गर्दभील है। राजधानी इनकी उज्जैन है। क्षेत्र इनका मालवा है। ठीक है। पुराणों के अनुसार ये 153 साल शासन किए थे। ठीक है। इनका जो जैसे जानकारी के स्रोत में मोस्टली पुराण मिलेंगे आपको। तो मत्स्य पुराण में लिखा गया है कि इन्होंने शुंग शासक थे, उनको बाहर, मालवा से बाहर फेंक दिया था, मतलब भगा दिया था उनको। अब इनके जानकारी के स्रोत देख लेते हैं। तो जानकारी के स्रोत में इनका बेसिकली पुराण ही आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में वही लिखा गया है कि गर्दभील शुंगों के उन्मूलन करता है। ठीक है। वायु पुराण, विष्णु पुराण और भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में विक्रमादित्य की भविष्य की जानकारी दी गई है। तो ये है। तो इसमें याद रखिएगा, कुछ ऐसे खास जानकारी के स्रोत नहीं मिल रहा है, लेकिन जो पुराने पुराण है उनमें इनका जिक्र किया गया है। तो हमें मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भविष्य पुराण में किस वंश की जानकारी मिल रही है? तो गर्दभील वंश की जानकारी मिल रही है। ठीक है। विक्रमादित्य के भविष्य पुराण में तो विक्रमादित्य के भविष्य की जानकारी दी गई है। इनका पुस्तक कौन है? तो एक पुस्तक है, अगर पुस्तकों में देखा जाए किन पुस्तकों से इनकी जानकारी मिल रही है, तो एक पुस्तक है त्रिलोक प्रज्ञप्ति। त्रिलोक प्रज्ञप्ति ये अतिवृषभ की है। ठीक है, ये लेखक हैं अतिवृषभ। इन्होंने कहा है कि मालवा में गहवाड़ वंश, मतलब गहवाड़ वंश जो था वो गर्दभील वंश की ही जानकारी मिलती है। इन्होंने ऐसे अपने लोक प्रज्ञप्ति में लिखा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, लोक प्रज्ञप्ति किसकी पुस्तक है? तो ये अतिवृषभ की है। ठीक है। हरिवंश पुराण में, जो कि जिनसेन की है। ठीक है। इसमें लिखा है कि गर्दभान पाठ में गर्दभील की जानकारी मिलती है। मतलब जो इनका हरिवंश पुराण है, जो कि जिनसेन ने लिखा है, उसमें एक पाठ है जिसका नाम है गर्दभान पाठ। ठीक है, जिसमें गर्दभील की जानकारी मिलती है। थेरावली जैनों का ग्रंथ है। ठीक है, जिसकी रचना मेरुतुंग ने की थी। थेरावली जैनों का है जिसकी रचना मेरुतुंग ने की थी। ठीक है, तो उसमें भी गर्दभील उसकी जानकारी मिलती है। कथा सरित सागर में सोमदेव भट्ट है। ठीक है, सॉरी, कथा सरित सागर सोमदेव भट्ट ने लिखा है। इसमें विक्रमादित्य की जानकारी मिलती है। बुद्धिहीनों का पिता कहा गया है इसमें, सॉरी, बुद्धिहीनों नहीं, बंधुहीनों का पिता है। मैं भी सोची बुद्धिहीन कौन सा, सॉरी, बंधुहीनों का पिता कहा गया है किसे? विक्रमादित्य को। ठीक है, क्योंकि कथित सागर में विक्रमादित्य की जानकारी मिल रही है। और कथित सागर के लेखक कौन है? तो सोमदेव भट्ट है। ठीक है, सॉरी,
गाथा सप्तशती किसने लिखा है? हाल शासक थे, उन्होंने लिखा है। हाल शासक, हाँ, क्योंकि ये जो सातवाहन शासक की पुस्तक है, ठीक है, हाल सातवाहन शासक में काफ़ी फेमस है, उनकी एक पुस्तक है गाथा सप्तशती, जिसमें गंधर्व भील की जानकारी मिलती है, ठीक है। एक बेताल पच्चीसी है, ठीक है। दूसरा विक्रम बेताल है, जिसे रिचर्डसन ने लिखा है। और किताब उल हिंद है, जो कि अल-बरूनी की है। तो किताब उल हिंद किसकी? अल-बरूनी की है, जिसमें गंधर्व भील ही है ना यार, एक मिनट, गंधर्व भील, हाँ एग्जैक्टली, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी। गंधर्व भील की राजवंश की जानकारी मिलती है। तो ऐसा हमारे प्री में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब ऐसे पूछ देगा, क्योंकि अल-बरूनी वाला फैक्ट याद रखिएगा, जिस राजवंश में अल-बरूनी ने काफ़ी कुछ कहा है उसे याद रखिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे पीसीएस को अल-बरूनी उनका फेवरेट है, तो वो पूछ सकते हैं। क्योंकि अल-बरूनी ने ही तिमोर का शासक किसे बोला है, ये पूछा है, तो ये भी पूछ सकता है कि गंधर्व वंश के जानकारी के बारे में क्या अल-बरूनी बताता है? तो हाँ, अल-बरूनी बताते हैं, हमें लगेगा कि नहीं बता रहा है, बट वो बता रहा है कि ऐसा कुछ राजवंश था। अब इनके हम प्रमुख शासक देख लेते हैं, कौन है? तो इनके प्रमुख शासक है गर्दभील, जिनको गर्दसेन और महेंद्रादित्य भी कहते हैं, ठीक है। गर्दभील वंश का संस्थापक है। इनकी पत्नी, 2 पत्नी थी, ठीक। सुशीला के पुत्र जो हैं वो भर्तहरि हैं, और सौम्य दर्शना के पुत्र कौन है? विक्रमादित्य हैं, ठीक। इनका सेनापति कौन है? तो वीरभद्र है। मंत्री कौन है? विष्णुदत्त है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने कुछ काफ़ी अच्छा काम किया है, इसलिए याद रख सकते हैं, क्योंकि यही पूछ सकता है कि वीरभद्र किसके सेनापति हैं, तो हमें याद होगा कि गंधर्व भील के सेनापति हैं, तो हमें बन जाएगा। विष्णुदत्त किसके मंत्री हैं? तो गंधर्व भील के मंत्री हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, यही होती हैं जो प्री में पूछती हैं और हमसे बनता नहीं है, छोटे छोटे फैक्ट। जैन आचार्य कालकाचार्य, अच्छा, ये स्टोरी है कि एक जैन आचार्य थे कालकाचार्य, ठीक है, जिनकी बहन थी सरस्वती। तो सरस्वती ने जैसे जैनियों में संन्यास धारण करना होता है, तो उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। लेकिन जो गर्दभील हैं वो सरस्वती को देखते हैं और उन पे मोहित हो जाते हैं, तो वो उन्हें अपने क्या बोलते हैं, राज्य में कैद कर लेते हैं, मतलब उनसे शादी वगैरह करना चाहते हैं। तो बट वो कहते हैं कि मैं सन्यासी, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, तो वो अपने ले जाके जो हरम होता है, जहाँ पे रानियाँ रहती हैं, वहाँ पे ले जाके रख देते हैं। तो ये कालकाचार्य को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कालकाचार्य क्या करते हैं कि ईरान से 95 शासक को लाते हैं और गर्दभील को मरवा देते हैं, और फिर यहाँ से शकों का शासन हो जाता है मालवा पे। ये स्टोरी याद रखिएगा। उसके बाद है भर्तहरि। अब गर्दभील के बाद उनके पुत्र कौन आते हैं? भर्तहरि आते हैं। इनकी माता है सुशीला, पत्नी इनकी है पिंगला, ठीक है। इनके गुरु कौन है? तो गोरखनाथ, गोरख संप्रदाय से, ठीक है। तो देखिए ये, अब इनकी स्टोरी क्या है कि जो रानी पिंगला होती हैं, भर्तहरि जो होते हैं वो पिंगला को बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो पिंगला होती हैं वो किसी और से करती हैं। जब ये बात भर्तहरि को पता चलती है तो उनका दिल टूट जाता है, उनको लगता है कि सब मोह माया है, वो मरने जा रहे होते हैं एज़ यूजुअल, जिसका हार्ट ब्रेक होता है। लेकिन उनको वहाँ पे गोरखनाथ मिल जाते हैं, जो नाथ संप्रदाय के गुरु हैं, और उनको अपने साथ ले जाते हैं, और क्या बोलते हैं, आगे जाके वो सन्यासी बनते हैं। लेकिन सन्यास के पहले जो इनके गुरु थे वो थे बसुरात, ठीक है। बसुरात सन्यास के पहले के गुरु हैं, लेकिन जब सन्यास धारण करते उस टाइम पे गुरु कौन है? तो गोरखनाथ है, ठीक है। इनकी तप स्थली कौन है? तो उज्जैन में भर्तहरि की गुफाएं, और चुनार मिर्ज़ापुर में इनकी गुफाएं, जो कि भर्तहरि की तप स्थली हैं। इनकी समाधि कहाँ है? तो इनकी समाधि राजस्थान सिरस्का में है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं कि ये सन्यास के बाद अपनी रचनाएं लिखते हैं, ठीक। क्या लिखते हैं कि ये पहले तो महाभाष्य के टीकाकरण है, ठीक है। चूँकि महाभाष्य किसकी पुस्तक है? पतंजलि की पुस्तक है। किस चीज़ की पुस्तक है? व्याकरण की पुस्तक है, ठीक। तो ये महाभाष्य पर टीका लिखते हैं, मतलब कि महाभाष्य जो पुस्तक थी उसका और सरलीकरण करना, उसको टीकाकरण कहते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट में बांट के उसको और इजी वे में सिखाना, तो उसे सरलीकरण कहते हैं, सॉरी टीकाकरण कहते हैं। तो याद रखिए कि महाभाष्य किसकी पुस्तक है? पतंजलि की, और भर्तहरि इसके टीकाकार थे, ये याद रखिएगा। महाभाष्य किसकी पुस्तक है? तो व्याकरण की है। उसके बाद क्या लिखते हैं? उसके बाद ये महाभाष्य दीपिका लिखते हैं, फिर महाभाष्य प्रदीप लिखते हैं,
शब्द धातु समीक्षा लिखते हैं, वाक्य पद लिखते हैं, वाक्य पद वृत्ति लिखते हैं, भद्रिक काव्य लिखते हैं। त्रय शतक तो हमें याद है कौन सा, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, ये तो हमें याद होता है। बाकी ये चीज़ भी हमें याद होनी चाहिए कि इनकेस अगर शब्द धातु समीक्षा पूछ ले कि किसकी पुस्तक है तो हमें याद होना कि भर्तृहरि की है। महाभाष्य दीपिका, महाभाष्य प्रदीप, महाभाष्य पर टीकाकरण, वाक्य पद वृत्ति, भट्टिक काव्य, त्रय शतक, ये सारे व्याकरण के हैं। उसके बाद त्रय शतक में उनका नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक ये आ जाता है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब ये देख लेते हैं विक्रमादित्य। भर्तृहरि के बाद उनके जो भाई होते हैं विक्रमादित्य वो आते हैं। इनको गर्दभीर वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कहा जाता है। ठीक है, इनकी माता कौन है, तो सौम्य दर्शना इनकी माता है। कथा सरित सागर जो कि सौम्यदेव भट्ट द्वारा रचित है, उसमें जानकारी मिलती है कि ये शिवगढ़ माल्यवान का अवतार है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये शिवगढ़ माल्यवान का अवतार, मतलब जो सौम्या दर्शना होती है वो भगवान उनको बच्चा नहीं हो रहा होता है तो वो भगवान शिव से बोलती हैं कि हमें ऐसा पुत्र चाहिए, हमें आप चाहिए, मतलब बहुत तपस्या वगैरह करती हैं। तो शंकर जी बोलते हैं मैं तो नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मैं अपने गढ़ को भेजता हूँ जो कि अवतार लेंगे। तो ऐसी कथा सरित सागर जो कि सोमदेव की है, उसमें से जानकारी मिलती है कि जो विक्रमादित्य हैं जो वो शिवगढ़ माल्यवान के अवतार हैं। ठीक है, विक्रमादित्य को क्या कहा जाता है कि पितहीनों का पिता, ठीक है, जिनके पिता नहीं होते उनका पिता, बंधुहीनों का बंधु, अनाथों का नाथ एवं प्रजाजनों का सर्वस्व। तो ये अगर ये स्टेटमेंट ही दे दे और बोल दे कि ऐसा किसके बारे में लिखा गया है, तो गर्दभील वंश के विक्रमादित्य के बारे में लिखा गया है। ठीक है, भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग के प्रारंभ होने से 3,000 वर्ष पश्चात विक्रमादित्य का जन्म होगा। ऐसा कहाँ लिखा गया है, तो भविष्य पुराण में लिखा गया है ऐसा कि कलयुग पश्चात होने के बाद 3,000 वर्ष पश्चात विक्रमादित्य का जन्म होगा। अब विक्रमादित्य के सैन्य अभियान देख लेते हैं। तो एक ये शकों का उन्मूलन करते हैं। अब शकों का उन्मूलन करने के लिए भैरवी सेना का गठन करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब शकों को हरा लेते हैं उसके बाद वो विक्रम संवत, मालवा संवत, तो सारा यही है, विक्रम संवत, मालवा संवत, कृत संवत, सभी से ही कहते हैं। इसको जारी करते हैं 57 ईसा पूर्व। ठीक है, अलबरूनी की किताब उल हिंद के अनुसार कुरूर मुल्तान में कुरूर कहाँ है, मुल्तान में नामक स्थान पर शकों और विक्रमादित्य का कुरूर का युद्ध हुआ था। तो ये याद रखिएगा, अगर ये पूछ ले कि कुरूर का युद्ध किन के बीच हुआ है, तो विक्रमादित्य और शकों के बीच में हुआ है। और शकों को भारत छोड़ के, मतलब भारत से ही खदेड़ दिया। उसके बाद ही ये विक्रम संवत, मालवा संवत, कृत संवत जो भी कह लीजिए वो चलाते हैं। ठीक है, और तो ये जारी करते हैं 145 साल बाद जाके शक संवत, जब शक वापस आ जाते हैं तब ये शक संवत जारी करते हैं 78 ईस्वी में। तो ये हमें याद रखना है कि विक्रम संवत कम है 57 ईस्वी पूर्व और शक संवत कौन है 78 ईस्वी। तो ये याद रखिएगा, इसको जोड़ेंगे तो 135 आ जाएगा। उसके बाद विक्रमादित्य पश्चिमी एशिया पे भी अधिकार करते हैं। अरब विद्वान जो हैं कि जहराम किंतोई, उनकी पुस्तक है सायर उल अकुल के अनुसार विक्रमादित्य ने पश्चिम एशिया को भी जीता था। तो ये हमें याद करने लायक है कि ऐसा पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने पश्चिम एशिया को जीता था, तो वह है विक्रमादित्य। किसकी किताब से पता चलता है हमें, तो जहराम किंतोई इनकी पुस्तक है सायर उल अकुल, उससे पता चलता है। अब इनके निर्माण कार्य देख लेते हैं विक्रमादित्य के क्या है। ये क्या करते हैं, अयोध्या में जो राम मंदिर है एक तो ये बनवाया, जिसको 1527 में बाबर का सेनापति जो होता है मीर बाकी, वो तोड़ के बाबरी मस्जिद बनवाता है, वो अयोध्या मंदिर का निर्माण करवाया। दूसरा नागेश्वर नाथ मंदिर जो कि अयोध्या में, उसका निर्माण कराया। कनक भवन अयोध्या, उसका निर्माण कराया। नोट, प्रबंधन कोष का संकलन करता। ठीक है, राजशेखर सूत्री से जानकारी मिलती है कि विक्रमादित्य ने रामचरण पादुका खोजने के हेतु उत्खनन करवाया था। ये कहाँ से पता चले कि उनको ऐसे लगा कि यहाँ पे राम, जो भगवान राम है की चरण पादुका है, उसके लिए उन्होंने खोद करवा दिया, उत्खनन करवा दिया अयोध्या में। और ऐसे कहाँ पता चला, कहाँ लिखा है, तो प्रबंधन कोश में लिखा है। और ये किसकी है, तो राजशेखर सूर्य की है प्रबंधन कोश, ये याद रखिएगा। और यही हैं जो भारत के पहले विक्रमादित्य हैं, ये भी याद रखिएगा। अब विक्रमादित्य के कौन, नवरत्न काफ़ी फेमस है।
तो ये याद रखिए। सबसे पहले कालिदास, ठीक। कालिदास के हम नाटक देख लेते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम जो है वो फर्स्ट नाटक है। महाकाव्य में रघुवंशम, कुमार संभवम। खंड काव्य में मेघदूतम, ऋतु संहारम इनकी पहली रचना है। अन्य ग्रंथ हैं, कालिदास की ग्रंथ है ज्योति विदा भरण, ये याद रखिएगा। अब इनके दूसरे नवरत्न कौन थे? तो धन्वंतरी क्या है? चिकित्सा से संबंधित हमें याद रखना है, ठीक है। अब इनकी कौन कौन सी है? किरोक निदान, वैद्य चिंतामणि, विद्या प्रकाश, चिकित्सा, धन्वंतरी निघट्टू, वैद्य कंभा स्कोरद्य, चिकित्सा सार संग्रह। तो जितना भी चिकित्सा से संबंधित होगा वो ऑब्वियसली हम लोग को पता है कि वो धन्वंतरी जी से ही संबंधित होगा। नेक्स्ट, उनके तीसरे नवरत्न कौन है? हमने अभी दो देखा, कालिदास को देखा और एक धन्वंतरी को देखा। तीसरे कौन है? अमर सिंह। अमर सिंह क्या है? ये अमरकोटा के रचयिता हैं, ठीक है। अमरकोटा क्या है? एक शब्दकोश है, लेकिन अमरकोटा का जो मूल नाम है वो है नामी लिंगानुशासन, ये याद रखिएगा। नाम लिंगानुशासन किसका मूल नेम है? अमरकोट का। अमरकोट क्या है? एक शब्दकोश है और इसको अमर सिंह ने लिखा है। उसके बाद आते हैं बेताल भट्ट उस टाइम के जादूगर होते हैं, ठीक है। ये तंत्र विद्या के जानकार होते हैं। इनकी जो पुस्तक होती है वो सिंहासन द्वित्रिशतिका होती है, ठीक है, जिसमें विक्रम चरित्र के बारे में बताया गया है, और जिसको कि सिंहासन बत्तीसी भी कहते हैं। बेताल पंचविशतिका होती है, जिसको बेताल पच्चीसी कहते हैं, और नीति प्रदीप होती है। तो बेताल पच्चीसी और सिंहासन बत्तीसी, ये याद रखिएगा किसकी है? बेताल भट्ट की है। फिर घटकर्प होते हैं, जो कि एक कवि हैं। इनकी कोई खास कविता नहीं है या ना ही कोई रचना है, तो बस हमें याद रखना है कि अगर बोलते हैं घटकर्प कौन है, तो विक्रमादित्य के नवरत्न हैं और वो कवि हैं, ये याद रखिएगा। वरुचि के बारे में देख लेते हैं। वरुचि क्या है? व्याकरणाचार्य है। इनका कौशाम्बी में जन्म हुआ था। अन्य नाम इनका क्या है? कात्यायन इनका नाम है। इनकी रचना सबसे फेमस है वर्तिका, पत्र कौमुदी, विद्या सुंदर, प्रकट प्रकाश। वर्तिका याद रखिएगा, वरुचि की वर्तिका। व्याकरणाचार्य है, कौशाम्बी में जन्म हुआ है। इनका अन्य नाम कात्यायन है, याद रखिएगा। सातवें इनके नवरत्न कौन है? शंकु, जो कि एक वास्तुकार हैं, ठीक। आठवें कौन है? छबड़क, ठीक। ये साहित्यकार, व्याकरण चार्य, ज्योतिषाचार्य सब कुछ थे, सब थे। तो बस छपड़क याद रखिएगा। शंकु वास्तुकार हैं। फिर वरामीर इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे उज्जैन में जन्म लेते हैं। उज्जैन कायथा में इनका जन्म होता है। गणित में खगोलज्ञ है। इनकी रचनाएं देख लेते हैं तो पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता, वृहत जातक, लघु जातक, सांख्य सिद्धांत, जो कि गणित ग्रंथ हैं, ये इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। पृथ्वी के गति से ऋतु परिवर्तन की जानकारी मिलती है, ऐसा वरामिहिर ने पहले ही बता दिया था। और चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी के चक्कर लगाने की जानकारी भी कौन देता है? तो वरामिहिर पहले ही दे देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट अब राजा देख लेते हैं, क्योंकि यही राजा हैं जो अब ये ख़त्म हो गया, इतना ही है, क्योंकि अगर इसके आगे हम जाएंगे तो ये हमारा नागवंश आ जाएगा। बस इतने ही राजा हैं। मेन विक्रमादित्य थी, विक्रमादित्य के उसको याद करना है, जो नवरत्न है वो याद करना है। उसके बाद धर्मादित्य आते हैं, जो 40 वर्ष तक शासन करते हैं। फिर भाईल नाइल, और नाइल जो वहाँ पे मैंने दिखाया था, मैं फर्स्ट पेज में दिखा देती हूँ। ये तो विक्रमादित्य 777। ये देखिए यहाँ पे हम राजों को देख लेते हैं। पहले सबसे पहले हमने गर्दबिल महेंद्रित्य गर्दन सेन, जो कि एक ही थे, उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद भृतहरि के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने विक्रमादित्य के बाद पढ़ा। उसके बाद ये धर्मादित्य हैं, जो कि 40 वर्ष तक शासन कर रहे थे। उसके बाद नाइल, भाईल और नाइंद्र, ये हमारे किस नंबर पेज पे था? 9 नंबर। ये देखिए, ये धर्मादित्य तो आपके 40 वर्ष तक शासन करते हैं। भाईल, नाइल और नाइन जो होते हैं 75 वर्ष तक शासन करती हैं चारों। यही जो नाइल होते हैं, नाइंद्र होते हैं, जो इनके अंतिम शासक होते हैं। तो ये क्या होता है हमारा? गंधर्व राजवंश होता है यहाँ पे समाप्त। उसके बाद हमारा नागवंश,
और एक उच्चकल्प वंश बचा है जो कि वो कल इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, दोनों एक साथ ही हो जाएंगे क्योंकि उच्चकल्प काफ़ी छोटा है, नागवंश उच्चकल्प खत्म हो जाएगा। उसके इस तरीके से आम के जो प्रमुख राजवंश हैं वो वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद स्टार्ट होगा जो रियासत हैं, क्योंकि रियासतों से भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो रियासत वाला भी मैं मेंस के हिसाब से पढ़ाऊँगी, मतलब प्री का ऐसा कुछ नहीं है मेरा, मैं मेंस वाला ही आपको नोट्स से पढ़ाऊँगी। तो वहाँ से देखिए आपका एक बेनिफिट ये होगा यहाँ से कि आपके जो राजवंश से क्वेश्चन आते हैं प्री में, और जो रियासतों से क्वेश्चन आते हैं जो कि मोस्टली हमें किसी परीक्षा दाम में भी और उसमें भी जो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो वो नहीं मिलते हैं, और फिर हमें लगता है कि यार ये कहाँ से पूछ लिया, हमने तो नहीं पढ़ा। तो ये आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। तो मतलब अगर मान लीजिए 3 क्वेश्चन भी आते हैं तो इन 3 क्वेश्चन की आपकी तैयारी हो गया। और देखिए मेरे वीडियो ऐसा भी नहीं कि 1-2 घंटे की वीडियो हैं, आप इजीली आराम से 20 मिनट देख के 2x पे भी सुनेंगे तो भी 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको गुड क्वालिटी मिल रही है, तो बस बढ़िया आराम से पढ़ाई कीजिए, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए अपने दोस्तों में। सच में यार जिसको ज़रूरत है प्लीज़ उसको शेयर कीजिए, क्योंकि क्या है ना कि मैं चाहती हूँ कि लोगों तक पहुँचे, वरना ऐसा होगा कि बाद में ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं लोग देखेंगे, लेकिन बाद में जब तक देखेंगे तब तक उतना टाइम निकल जाएगा, फिर वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अगर किसी को भी इस चीज़ से बेनिफिट मिलता है तो बेसिकली मिलना चाहिए, क्योंकि जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में अच्छा होता है। तो आप लोग अच्छा काम कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।